पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस में क्या था, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी के पास आएगा काम। आजकल चल रहा है शादियों का जमाना, ठीक है, मतलब शादियों के मंथ चल रहे हैं, ठीक है, शादियों के मंथ चल रहे हैं। तो मान लो कि हम एक केटरिंग वाले हैं, हम जो है टेंट वाले हैं, हम सारे काम करते हैं। अब हमारे पास एक बड़ी शादी का ऑर्डर आया, ठीक है, उसमें हमें जो चाहिए थे वो चाहिए थे 100 जने, ठीक है। 100 जनों में 20 जने हमें लाइटिंग वाले चाहिए थे, 10 जने हमें चाहिए थे केटरिंग वाले, 10 जने किसी और चीज के, 10 जने किसी और चीज के, इन टोटल 100 जने चाहिए थे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को 2 में डिवाइड कर रखा है कि काम कितना है और कितने लोगों की आवश्यकता है और उनके टाइप्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों की आवश्यकता है तो 100 लोग सारे लेबर थोड़ी सही होंगे। 100 लेबर में 20 जना इंजीनियर चाहिए होगा, 20 जना जनरेटर वाला चाहिए होगा, 20 जना ट्रांसपोर्टेशन वाला चाहिए होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुलता है तो सेम काइंड के लोग नहीं हायर होते, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ लोग हायर होते हैं। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को 2 में डिवाइड कर रखा है, एक वर्क लोड एनालिसिस और एक वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में हम ये देखते हैं काम कितना है और कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, और उन आवश्यकता में जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है कि 10 ये वालों की रिक्वायरमेंट है, 5 ये वालों की रिक्वायरमेंट है, 3 ये वालों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी खुलती है तो वैकेंसी अलग अलग जॉब की निकलती है, ठीक है, कि अगर मान लो HDFC ने नया ब्रांच खोला, रिलेशनशिप मैनेजर 3 चाहिए, कस्टमर एग्जीक्यूटिव 4 चाहिए, कैशियर 2 चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। तो वर्क लोड एनालिसिस का मतलब क्या है, कितना काम है और कितने लोगों की आवश्यकता है। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक्चुअली में अभी मेरे पास कितने हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास कैशियर एक पड़ा है तो मुझे एक ही कैशियर चाहिए होगा। अगर मान लो वो जो मैं शादी करवा रहा था उसमें 100 जने चाहिए थे, उसमें से मेरे पास तो 120 पड़े, तो 20 तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े, तो मैं किसी और शादी में भेज दूंगा अगर कहीं और हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही होगी तो मैं उन 20 जनों को निकाल दूंगा। क्योंकि ये सारे कौन से लेबर होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, जब काम है तब रखूंगा, जब काम नहीं है तो निकाल दूंगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को 2 में डिवाइड कर रखा है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कितने लोग हैं, और वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कितना काम है और कितने लोगों की आवश्यकता है। और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि एक्चुअली में कितने लोग हैं। तो या तो अंडर स्टाफ होगा या फिर ओवर स्टाफ होगा। अगर ओवर स्टाफ होगा तो अदर ब्रांचेस में भेज दो, और अगर अंडर स्टाफ होगा तो फिर आप लोग हायर करोगे। तो अंडर स्टाफ है तो आप रिक्रूटमेंट डालोगे। रिक्रूटमेंट एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि भाई मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में इन जॉब के लिए वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल समझते हो तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़कर अप्लाई कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी लोग चाहे उतने अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा या यूपीएससी का फॉर्म आता है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी का भी फॉर्म आता है तो कोई भी जना भर सकता है, लेकिन अब सिलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि आपको लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस टाइप है जिसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि भाई ये एलिजिबल कैंडिडेट है या फिर नहीं है। अगर आपने रोडीज देखा होगा तो रोडीज में सबसे पहले क्या होता है, जीडी राउंड होता है, ठीक है, सबसे पहले जीडी राउंड होता है जिसमें फॉर्म फिलिंग और सारी चीजें पहले स्क्रीनिंग हो रही होती है कि भाई ये एलिजिबल है आगे इंटरव्यू के लिए नहीं। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, सबको थोड़ी रख लेंगे, तो बल्क ऑफ जो है वो पहले वाले ही स्टेप में निकल जाते हैं। जो एलिजिबल है, जो हाईली एलिजिबल है, बस उन्हें आगे प्रोसेस किया जाता है। अब सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है जिसमें जो बंदा एलिजिबल है बस उसे ही सिलेक्ट किया जाता है विद मल्टीपल स्क्रीनिंग। मल्टीपल स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, बहुत सारी चेकिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब होता है जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने उसे हायर किया था, आपने उस जॉब पोजीशन पे उसे डाल दिया। ओरिएंटेशन मतलब होता है पहला दिन जिसमें एम्प्लॉइज का वो किया जाता है, मतलब वेलकम किया जाता है कि भाई
ये आपका हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, यहाँ हम लंच करते हैं, हमारी हर महीने पार्टी होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, इस टाइप का आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ओरिएंटेशन मतलब होता है अच्छे से वेलकम करना, अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। अभी तक हमने चार्ट पढ़े। सबसे पहला क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को दो में डिवाइड कर रखा है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कितना काम है और कितने लोगों की आवश्यकता है, और वर्कफोर्स का मतलब है एक्चुअली में कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगर लोगों की कमी है तो आप रिक्रूटमेंट करोगे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब उसका होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें लोगों को एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब कि सामने वाले को उस जॉब पोजीशन पे डाल देना, और ओरिएंटेशन मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ द जॉब। उसके बाद अब जब आपने उसे जॉब पे डाला है तो एक्चुअली में हर कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और अपने सॉफ्टवेयर को उसे सिखाना पड़ता है, लेकिन वो सिमिलर टू समथिंग होता है, समथिंग सॉफ्टवेयर। मतलब मान लो कंपनी का अपना एक टैली वाला ही सिस्टम है, ठीक है। और अगर आपने अपने प्रीवियस 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है और एक ऑटोमेटेड होता है डिफॉल्ट वाला। कस्टमाइज वाले में हम खुद से बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज का अपना बिलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो डाइनिंग नंबर 1, टेबल नंबर 1 2 3 4 तो बता देता है ऑर्डर उधर ही जाकर, और फिर बिल आपका बाहर कटता है या फिर वो देने आता है कि डाइन नंबर 1 पे इतना है, डाइन नंबर 2 पे इतना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग मतलब होता है स्पेसिफिक चीज पे आप सिखा रहे हो, ठीक है। और डेवलपमेंट मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो मैंने एक्सेल सिखा दिया, एक्सेल सिखा दिया तो ट्रेनिंग हो गई एक स्पेसिफिक चीज में। लेकिन मैंने एक्सेल के साथ और डेटा को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को, क्या चीज याद रखना है, एक गुड प्रेजेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें अगर मैं ग्रूमिंग वाली बता रहा हूं आपको, जेस्चर्स कैसे बता रहा हूं, या सारी चीजें बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा डेवलपमेंट का पार्ट। तो ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक चीज में होती है। और जैसे कि मान लो तुम्हें स्कूटी सीखनी थी, मैंने स्कूटी सिखा दी, वो ट्रेनिंग है। लेकिन स्कूटी पे ऐसे बैठना चाहिए, तब ये सिंबलाइज करता है। आपने जब गियर को ऐसे पकड़ रखा है, ये सिंबलाइज करता है, कुछ इस टाइप की चीज, ठीक है। स्ट्रेट पोस्चर ये सिंबलाइज करता है, ऐसे हो तो ये सिंबलाइज करता है, कुछ अलग अलग जो मैं चीजें बता रहा हूं, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट का पार्ट, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक चीज पे होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल. Development, it is a process of learning and growth. It is able to employ to do a job better. It is enable the overall growth of the employee. ठीक है. Training is a job oriented process. Development is a career oriented process. And training is a short term process. Development is an ongoing process and it includes training also. For example, आप यादव से बर्गर खा रहे हो और मैकडी से बर्गर खा रहे हो, दोनों बर्गर ही दे रहे हैं, लेकिन मैकडी वाले को तुम क्या बोलोगे कि भाई क्या जेस्चर्स दिखाए हैं, हेलो सर, ये सब ड्रामा, ठीक है। मान लेते हैं रेट वो लेता है, लेकिन रेट को अगर हम हटा दे तो ट्रेनिंग क्या है, दोनों को बर्गर बनाना आता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात क्या आ गई, बर्गर के साथ साथ उन्हें बिहेव भी करना आता है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी है तो उसके बाद आप उसे इवैल्यूएट भी करोगे कि क्या उसने किया है, ठीक है। तो आफ्टर द एम्प्लॉय हैव अंडरगोन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन on the job for some time, there is a need to evaluate their performance. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, हम इवैल्यूएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को कि जो हमने उसे सिखाया या जो पहले साल था और जो अब है 1 साल में, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस आए या नहीं आए, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस अप्रेजल देयरफॉर विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अगर कोई कमी है, कोई नेगेटिव आउटपुट आ रहा है तो उसे सिखाना, और अगर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है तो फिर उसे निकाल देना, उसका टर्मिनेशन कर देना, ठीक है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे अपर लेडर पे डालोगे, ठीक है। और सबके अपर लेडर्स होते हैं, ठीक है। एक रोल वाला है, वो मान लो पहले म्यूनीज ही डाल रहा था, ठीक है, अब हमने उसे बनाने वाले में डाल दिया, ठीक है, तो अब वो मेन पे आ गया, तंदूरी वाले पे डाल दिया, ठीक है, जो मेन होता है, ठीक है, तो वो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। अब मान लो कोई पैक ही करता था या कोई बस चटनी पैक करता था, अब हम उसका ग्रोथ क्या कर सकते हैं कि अब वो मोमोज बनाता है,
इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रमोशन कुछ भी हो सकता है कि अपर लेडर पे भेजना आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद। तो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे यूजुअली मींस मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब लास्ट आता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है जिसके लिए वो असली जॉब करने आया है। कंपनसेशन मतलब होता है पैसा मिलना। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स going to employee. It may be in the form of direct financial payment like wages, salary, incentive, commission and bonuses, and indirect payment like employer paid insurance and vacation. तो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आपका आ जाता है रिस्पेक्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है आपका प्रमोशन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है आपका जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है आपका स्टॉक ऑप्शन, फिर आपको कैब फैसिलिटी दे दी, आपको लैपटॉप दे दिया, आपको वाईफाई फ्री में दे दिया, इस टाइप का। तो दो तरीके के फाइनेंशियल पेमेंट होते हैं, एक टाइम बेस्ड होता है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड वो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला हो गया जिसमें आपको बोनसेस मिल जाते हैं ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के हिसाब से। तो टाइम बेस्ड वेज प्लान या टाइम बेस्ड प्लान मीन सैलरी एंड वेजेस आर पेड ईदर डेली, वीकली और मंथली और एनुअली। और परफॉर्मेंस बेस्ड plan means salary or wages are paid according to the piecework. For example, a worker may be paid according to the number of units produced by him or her. For example, Swiggy और Zomato, ठीक है। Swiggy और Zomato जितना डिलीवरी करेंगे उतना पैसा मिलेगा। Factors which influence the design of any pay plan are legal factor की गवर्नमेंट ने जो कह रखा है वैसा, लेबर यूनियन जो मिलकर कह रहे हैं, ठीक है, एंड कंपनी की पॉलिसी जो है कि भाई हम इतना ही देते हैं, और इक्विटी प्रिंसिपल जो शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, ठीक है। हमने 8 प्रोसेस पढ़ लिए। सबसे पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट, फिर था आपका रिक्रूटमेंट, फिर था आपका सिलेक्शन, फिर था आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कंपनसेशन। ओके बच्चों, पार्ट ए में हमने पढ़ा था स्टाफिंग मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में था ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टाफिंग के प्रोसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट को दो में डिवाइड कर रखा था, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में मतलब था कि कितना काम है और कितने लोगों की आवश्यकता है, और वर्कफोर्स में क्या था, एक्चुअली में कितने लोग हैं, अगर ओवर स्टाफ है तो दूसरी जगह डालो, और अगर अंडर स्टाफ है तो रिक्रूटमेंट करो। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, इसमें प्रमोशन हो रहा होता है कि ये जॉब वैकेंसी है। उसके बाद सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जो सही है उसे सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। एलिमिनेशन होता है, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है। प्लेसमेंट मतलब सही बंदे को सही जगह पे डाल देना। ओरिएंटेशन मतलब होता है पहला दिन किसी भी एम्प्लॉय का। ट्रेनिंग मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज को सिखा देना। डेवलपमेंट मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उसे वो चीज आई है या नहीं आई, और अगर नहीं आई तो आप उसे या तो निकालोगे या फिर और ज्यादा सिखाओगे। प्रमोशन है करियर प्लानिंग कि आगे के लिए और क्या ग्रोथ एस्पेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड वेज प्लान और एक होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। ओके, थैंक यू।